सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत प्यार से, शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से लगातार कर रहे होंगे। तो बताएंगे एक बार जल्दी से सही जवाब क्या होगा? एक बार अच्छा, जवाब तो तभी होगा ना जब शुरू करेंगे, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है। आप कैसे हैं पहले तो आप ये बताएं। बहुत बढ़िया। चाची फौर, अरे चाची आ गई हैं, अभी तक बुआ जी थी। अनिल कुमार हैं, प्राची राठौड़ हैं, बहुत शानदार। स्पीड ड्यूक हैं, कामनी गॉड हैं, सिम्मी हैं, एजी मड्डी हैं। तो एक बार जल्दी से बताएं। सबनम भी जुड़ चुकी हैं। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए और सभी बच्चे तैयार हो जाएं। फिर स्टार्ट करते हैं आज के शानदार से सेशन को। जैसा कि आप जानते हैं हम रोज शाम को आपको मिलते हैं एक शानदार सी क्लास में, जिसमें शानदार शानदार बातें हम प्यारे बच्चों डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न बेटा, इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? इंसुलिन, तो प्यारे बच्चों इंसुलिन की खोज किसने की थी? सर फ्रेडरिक बेंटिंग ने, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लुइस पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा जल्दी से बताएं। पहला और बहुत ही आसान प्रश्न प्यारे बच्चों, बी जवाब दे रहे हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किसकी खोज? देखो, लुइस पास्चर द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी, याद है ना, रेबीज। तो प्यारे बच्चों रेबीज का टीका किसने खोजा था? लुइस पास्चर ने। एडवर्ड जेनर ने बेटा चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक का टीका खोजा था। प्यारे बच्चों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, जो पहली एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, ठीक है जी, पेनिसिलिन की खोज की थी, याद रखिएगा, जो पहली एंटीबायोटिक थी। सर फ्रेडरिक बेंटिंग ने प्यारे बच्चों इंसुलिन हार्मोन की खोज की। इंसुलिन हार्मोन कहां से बनता है बेटा जी? अग्नाशय से बनता है। कहां से बनता है? अग्नाशय से। अग्नाशय हमारी एक मिक्स ग्लैंड है, ठीक है ना। और इंसुलिन हमारी बॉडी में क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। ग्लूकोज को क्या करता है? रेगुलेट करता है। तो रेगुलेट करना ग्लूकोज की मात्रा को, ठीक है ना, ये इंसुलिन हार्मोन का काम है। और जब ये बढ़ जाता है हमारे शरीर में तो हमें एक डिजीज हो जाती है जिसे हम डायबिटीज कहते हैं, मधुमेह, यानी कि शुगर की मात्रा हमारे ब्लड में एक्सेस हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और प्यारे बच्चों इसके लिए इन्हें, यानी कि फिंग को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो इन्हें नोबेल इंसुलिन की खोज के लिए किस वर्ष मिला था? 1923 में। तो वर्ष 1923 में नोबेल पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया। आपस में बातचीत ना करें और चाची ताई जितनी भी क्लास में आती हैं वो पढ़ने पर ज्यादा ध्यान दें, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है संयुक्त सैन्याभ्यास मित्र शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? बताएं जल्दी से। बताएं भाई एक बार जल्दी से सही जवाब क्या होगा? भैया मेरा रिजल्ट डीपी में भी हुआ है और सीआरपीएफ में, और मैं आधे नंबर से रह जाता हूं। अब कंटिन्यू, बहुत कंडीशन बहुत खराब हो गई है, वर्क नहीं चल रहा है, फॉर्म डालना है, पैसे नहीं है। आप एक काम करिएगा, ऑफिस में एक बार बात कीजिएगा ऑफिस वाले नंबर पे और मेरी बात आपसे हो जाएगी, ठीक है ना। या फिर आप अंकित चौधरी, ऑफिशियल अंकित चौधरी सर करके इंस्टाग्राम आईडी है, अपनी समस्या आप मुझे लिखकर भेजिएगा, जो मदद मुझसे बन पाएगी मैं जरूर करूंगा, ठीक है ना। तो बताएं एक बार प्यारे बच्चों सही जवाब क्या होगा? जल्दी से एक बार बताएं। संयुक्त सैन्याभ्यास मित्र शक्ति किस देश के बीच होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होता है मित्र शक्ति, आप जानते हैं प्यारे बच्चों। भारत और नेपाल के बीच कौन सा होता है? सूर्य किरण। भारत और नेपाल के बीच कौन सा होता है? जवाब आना चाहिए आपका सभी का। भारत और नेपाल के बीच होता है सूर्य किरण प्यारे बच्चों। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सूर्य किरण वाला, ये कई बार एग्जाम में आया है। तो सूर्य किरण बेटा किस किस के बीच? भारत और नेपाल के बीच होता है, याद रखिएगा। भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा होता है? तो बच्चों
एक होता है गरुण शक्ति और एक होता है प्यारे बच्चों आपका इंडोनेशिया के साथ गरुण शक्ति। याद है गरुण शक्ति थोड़ा सा? तो गरुण शक्ति और बच्चों समुद्र शक्ति। तो गरुण शक्ति और समुद्र शक्ति किसके बीच होते हैं? भारत इंडिया इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है जी। और प्यारे बच्चों भारत और फ्रांस के बीच में एक होता है गरुण, शक्ति हटा दो बस, एक होता है वरुण, गरुण वरुण, ठीक है ना भाई। तो गरुण और वरुण बेटा भारत फ्रांस के बीच, गरुण शक्ति समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच, भारत नेपाल के बीच सूर्य किरण होता है। याद रखोगे, बहुत शानदार, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक शेयर जरूर करेंगे, बताएं। कह रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन बेटा जितने भी 3 ओपन होते हैं ये, एक तो होता है ऑस्ट्रेलियाई, ठीक है ना, एक होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है ना भाई। एक ये किस टेनिस टूर्नामेंट है ये, एक होता है फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन, ठीक है जी। एक होता है बच्चों विंबलडन ओपन और एक होता है अमेरिकन ओपन, अमेरिकन। तो ये आपके 4 क्या हैं? टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं, टेनिस से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? टेनिस के टूर्नामेंट है। अब आपसे पूछ रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल में खिताब 2024 में किसने जीता है? यूएस ओपन मतलब अमेरिकन ओपन, वही। तो ये कह रहे हैं आपसे राफेल नडाल ने, जेनिक शिनर ने, रिंकी हिजीकाटा ने बच्चों आपका, या फिर मेदवेदेव ने। क्या होगा सही जवाब? बहुत सारे बच्चों का जवाब आ रहा है। तो प्यारे बच्चे अगर मैं बात करूं आपसे, एक तो विंबलडन ओपन और बच्चों ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये दोनों ही यानी कि किसने जीते हैं? जेनिक सिनर द्वारा जीता गया, जेनिक सिनर ने जीता है बेटा। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो सिंगल एकल पुरुष खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया है? जेनिक शिनर द्वारा जीता गया, जेनिक सिनर। और प्यारे बच्चों विंबलडन ओपन जो है ये भी किसने जीता है? ये भी जेनिक सिनर ने जीता है, जेनिक सिनर ने, ठीक है ना, याद रखिएगा। बात समझ मारी? नहीं, जेनिक सिनर ने तो ये जीता है अमेरिकन, यूएस ओपन वाला जीता है दूसरा, जेनिक शिनर ने, जेनिक शिनर ने प्यारे बच्चों 2024 का ये भी जीता है आपका अमेरिकन ओपन, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। फ्रेंच वाला जो जीता है बच्चे आपका एक कार्लोस करके हैं, कार्लोस, कार्लोस अल्कराज, कार्लोस अल्कराज। तो ये दोनों जो है बेटा विंबलडन और फ्रेंच कार्लोस अल्कराज द्वारा जीते गए, याद रखिएगा, बहुत शानदार। हां, यूएस एंड ऑस्ट्रेलियन, बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही। कार्लोस अल्कराज ने जीते हैं फ्रेंच और विंबलडन ओपन। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बांध जम्मू कश्मीर में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड ऑन जम्मू कश्मीर? सही जवाब क्या होगा बताएं? ठीक है ना भाई, चलो बताएंगे जल्दी से एक बार, सही जवाब क्या आएगा? बहुत सारे बच्चों का जवाब आना स्टार्ट हो गया है। देखो मासूम शिक्षा कौशल, हम तुम्हें बहुत देर से नोटिस कर रहे हैं, हम तुम्हें यूएस ओपन में ले जाकर फेंक देंगे, तो इसलिए समझिएगा ध्यान से बात, पढ़ने पर ध्यान दें। तो सही जवाब क्या होगा बेटा? आप जानते हैं सोमाशिला बांध बेटा आंध्र प्रदेश में है। कहां है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कौन सी नदी पर है? पेन्नार नदी पर है, पेन्नार नदी। नदी का नाम क्या है? पेन्नार, कई बार पूछा गया है। बच्चों चमेरा बांध किस पर है? हिमाचल प्रदेश में है, रावी नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर बना है, रावी नदी पर। प्यारे बच्चों आपका सिंगूर बांध कहां है? तो सिंगूर बांध तेलंगाना में है, तेलंगाना, तेलंगाना। तेलंगाना में किस नदी पर है? मंजीरा नदी पर है, मंजीरा, मंजीरा नदी पर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और बेटा सलाल बांध जो है ये कहां है? जम्मू कश्मीर में है, सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती किस नदी पर है? ये चिनाब नदी पर है, चिनाब, चिनाब नदी पर स्थित है। चिनाब नदी पर प्यारे बच्चों और भी है, सलाल के साथ साथ जम्मू कश्मीर का बगलिहार बांध, बगलिहार के साथ बच्चों एक दुलहस्ती बांध, ये कहां है? जम्मू कश्मीर के अंदर ही चिनाब नदी पर है, सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, चिनाब पर,
ठीक है ना। किशन गंगा, तुलबुल और उरी ये किस नदी पर है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये बताएं जल्दी से तीनों के तीनों। किशन गंगा, किशन गंगा, प्यारे बच्चों तुलबुल, बुलबुल मत कर देना, तुलबुल, और प्यारे बच्चों एक उरी, ये किस नदी पर है बताएं। ये आपके रावी नदी पर है। ऐसा सही है ना मामला, बताएं जल्दी से। तो किशन गंगा, तुलबुल और उरी रावी पर, और सलाल बगलिहार झेलम पर है। पक्का बताएं, झेलम या रावी। तो सही जवाब होगा झेलम, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, झेलम नदी। तो क्या हो जाएगा बेटा जी, झेलम नदी पर है। किशन गंगा, तुलबुल और उरी झेलम पर, बिल्कुल, हाँ झेलम पर ही है भाई साहब, झेलम पर ही है। आगे चलेंगे, अगला, मोरक्को की मुद्रा क्या है। मोरक्को, तो आप जानते हैं मोरक्को की राजधानी क्या है। मोरक्को की कैपिटल है रबात, ठीक है जी, रबात इसकी राजधानी है मोरक्को की, बताएं। अब डॉलर, डॉलर तो आप जानते हैं अमेरिका, अमेरिका, यूएसए, यूएसए का डॉलर, और यूएसए की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। किस नदी के किनारे है ये, पोटोमैक, पोटोमैक नदी के, पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है वॉशिंगटन डीसी बेटा जी। अब कयात, कयात किसकी राजधानी है, म्यांमार की राजधानी है, आप जानते हैं म्यांमार, म्यांमार की मुद्रा, सॉरी राजधानी नहीं, नए पैदा। तो इसकी बच्चों जो राजधानी है वो क्या है, नए पैदा, नए पैदा, नए पैदा जो है इसकी। और आप जानते हैं वॉन किसकी है, तो वॉन प्यारे बच्चों दक्षिण कोरिया की है, ठीक है जी। मुद्रा तो दक्षिण कोरिया की, दक्षिण कोरिया याद रखना है। और प्यारे बच्चों इसकी राजधानी क्या है, तो सियोल इसकी राजधानी है, सियोल, सियोल इसकी कैपिटल का नाम है, सियोल। और दिरहम, दिरहम बेटा मोरक्को की मुद्रा है, और मोरक्को की राजधानी रबात है, ठीक है जी भैया, बहुत बढ़िया। आगे चलें थोड़ा सा अगले प्रश्न की तरफ, बिल्कुल सभी बच्चों का जवाब आना शुरू हो गया है। वाह मेरे खतरनाक टाइगर, सभी बच्चे बताएंगे, बहुत शानदार। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को इनमें से किस दिन के रूप में मनाया जाता है। 24 मार्च का दिन किस दिन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए बेटा जी। क्या होगा करेक्ट आंसर, सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए, किस दिन के रूप में मनाया जाता है। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दें फटाफट से, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों प्रत्येक वर्ष 24 मार्च का दिन, तो जल दिवस जो मनाया जाता है आप जानते हैं वो 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च, तो ये नहीं होगा। प्यारे बच्चों क्षय रोग दिवस, ट्यूबरक्लोसिस डे, तो क्षय रोग दिवस कब मनाते हैं, 24 मार्च को, ठीक है जी। टीबी डे, टीबी, वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों, तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं 3 मार्च को, 3 मार्च को, वनों मतलब वन्य जीवों के प्रति जागरूकता। विश्व कविता दिवस, पोएट्री डे कब मनाते हैं, तो भैया कविता कब मनाते हैं, 21 मार्च को कविता दिवस के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। सही जवाब क्या हो जाएगा यहां पर, 24 मार्च का दिन विश्व क्षय रोग दिवस के तौर पे मनाया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस ये जीवाणु जनित बीमारी है, आप जानते हैं, ठीक है भाई। तो सही जवाब, बहुत शानदार। तो 21 मार्च को पोएट्री डे होता है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखो कर दिया सत्यानाश तुमने। अब आगे बताएंगे नटराज मंदिर कहां स्थित है, नटराज टेम्पल, नटराज मंदिर कहां स्थित है, ठीक है भाई। इसे थिल्लई नटराज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका दूसरा नाम है थिल्लई नटराज मंदिर, थिल्लई नटराज मंदिर के नाम से इसे प्यारे बच्चों जानते हैं। ये मंदिर बनवाया था चोल राजाओं द्वारा, चोल शासकों ने, चोल शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, ठीक है जी, याद रखोगे। ये किस भगवान को समर्पित है, शिव भगवान को समर्पित है, शिव भगवान को समर्पित है ये नटराज टेम्पल। कहां है नटराज टेम्पल,
उड़ीसा में, तमिलनाडु में। बहुत बढ़िया। आरपीएफ के लिए तुम्हारी बेटा, आरपीएफ के लिए भी काम करेगी। देखा तो सही, पढ़ तो सही बेटा, आरपीएफ में भी यहीं से प्रश्न आएंगे। ठीक है भाई, तो बताएं जल्दी से क्या होगा सही जवाब बेटा। तो तेलंगाना के अंदर एक रामप्पा मंदिर भी है, रामप्पा, रामप्पा टेम्पल, रामप्पा मंदिर जो यूनेस्को में शामिल किया गया है, रामप्पा। तमिलनाडु के अंदर है नटराज टेम्पल, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। पश्चिम बंगाल के अंदर एक काली घाट मंदिर है, और बच्चों एक और इंपोर्टेंट टेम्पल है, काली घाट मंदिर, बड़ा फेमस है काली घाट मंदिर, काली घाट मंदिर। ठीक है जी। उड़ीसा के अंदर आप जानते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। लिंगराज मंदिर है बेटा एक, लिंगराज, भुवनेश्वर में लिंगराज टेम्पल है। चलो मुझे बताएं आप कमेंट करके, कामाख्या देवी मंदिर कहां है। कई बार पूछा गया है, कामाख्या देवी टेम्पल कहां है, कामाख्या देवी मंदिर बेटा जी किधर है, बताएं सही जवाब क्या होगा। सर जी सब पहले पढ़ा हुआ है, भूल गए हैं। अरे मेरे देवताओं, भूल कैसे जाते हो तुम इतनी जल्दी। इसीलिए तो कहता हूं कि 20 रुपया की कॉपी खरीद लो, एक पेन ले लो, ये क्लास पढ़ो ना, स्टैटिक जीके हर चीज कवर कराऊंगा तुम्हें। पढ़ोगे तभी तो, नहीं पढ़ोगे कैसे काम चलेगा। पढ़ना पड़ेगा मेरे बच्चों, मेहनत करेंगे मिलके जोर लगा के एकदम। बहुत बढ़िया। तो कहां है कामाख्या मंदिर? असम के अंदर है, असम। कई बार पूछा गया है पेपर में, असम के अंदर है कामाख्या देवी का मंदिर। बहुत बढ़िया। अंबुबाची, अंबुबाची मेला भी लगता है इधर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी से है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बड़ा आसान प्रश्न पूछ लिया इस बार तो। देखो ये बहुत बढ़िया, बहुत शानदार ठाकुर साहब, बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए भी। बताएं जल्दी से एक बार क्या होगा सही जवाब। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सभी प्यारे बच्चे हो जाएं तैयार। और प्यारे बच्चों फिर करते हैं आज के सेशन को और भी शानदार। तो बताएं क्या होगा सही जवाब। बहुत 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 जबरदस्त प्यारे बच्चों, क्या होगा सही जवाब? सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए। हां जी, बी बता रहे हैं, बी। तो आप जानते हैं भाग 2 नागरिकता से जुड़ा हुआ है। नागरिकता कैसी है हमारे यहां? एकल नागरिकता है। ठीक है जी भाई। कितने से कितने आर्टिकल तक है? 5 से 11 अनुच्छेद तक, 5 से 11। ठीक है ना। भाग 4 डीपीएसपी से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कहां से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अनुच्छेद कौन से हैं? 36 से लेकर 51 अनुच्छेद तक प्यारे बच्चों इसमें आते हैं। भाग 3 में फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार हमारे। ठीक है ना। अच्छा मुझे बताओ मौलिक अधिकारों की वर्तमान संख्या कितनी है? संख्या, नंबर ऑफ आपके फंडामेंटल राइट्स, ये यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। आर्टिकल 12 से लेकर और प्यारे बच्चों 35 तक हैं, 12 से 35 तक। भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र, भारत राज्यों का संघ होगा, तो भारत के संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो संघ राज्य क्षेत्र में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आता है। अच्छा संविधान में वैसे मूल रूप से कितने भाग हैं? तो भाग 22 हैं। लेकिन प्यारे बच्चों अगर सब पार्ट भी ऐड कर लिए जाएं तो भाग कितने हो जाते हैं? 25। तो सही जवाब यहां पर होगा भाग 4। समझ में आ रही है नहीं? बहुत शानदार। आगे बात करें, नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बड़ा प्यारा सा, बैंक विनिमय अधिनियम कब पारित हुआ था? बताओ, बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब पारित हुआ था? बताएं। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है और आसान सा भी है। सभी का जवाब आना चाहिए भाई। एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे बैंकिंग विनिमय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, ये पहले एक अधिनियम आया था 1949 में, इसे बैंकिंग कंपनी अधिनियम कहते थे। बैंकिंग कंपनी अधिनियम, बैंकिंग कंपनी अधिनियम मतलब एक्ट। ये अधिनियम जो लाया गया था आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को शक्ति प्रदान करने के लिए लाया गया। ये एसएससी जीडी में 2024 में पूछा गया, जो अभी पेपर हुआ था आपका इस बार।
ठीक है ना, आरबीआई को शक्ति देने के लिए लाया गया। प्यारे बच्चों, इसका नाम परिवर्तन किया गया। नाम परिवर्तन कब हुआ था? 1966 में, 1966 में। और इसका नाम रखा गया बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट। बैंकों को रेगुलेट करने के लिए शक्ति प्रदान की गई थी। प्यारे बच्चों, जिस वर्ष आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई सरकारी कब बना? तो राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का 1949 में। राष्ट्रीयकरण जो हुआ प्यारे बच्चों कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1949 में, 1949 में। जबकि आरबीआई की स्थापना, अगर मैं आरबीआई की स्थापना की बात करूं, आरबीआई केंद्रीय बैंक है, आरबीआई की स्थापना जो हुई थी प्यारे बच्चों, वो कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में, आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर। ठीक है जी, तो यहां पर सही जवाब होगा 1949 में। ये स्थापना की पूछे कि आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई, तो एक्ट था आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, जो कि हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर आया था। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल पूजा, बात तो खत्म है। आगे आ जाएं, क्या होगा सही जवाब बेटा जी? हां, आगे बात करें। ये कह रहा है मुंडारी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? मुंडारी, तो मुंडारी बेटा कहां का नृत्य है? बताएं जल्दी से एक बार, सभी का जवाब आना चाहिए। ठीक है ना भाई, और बहुत शानदार। तो बेटा तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, झारखंड। उत्तर प्रदेश के कौन से? नौटंकी, रास लीला, ख्याल। नौटंकी है, रास लीला है, ख्याल है। ठीक है ना, ख्याल नृत्य। प्यारे बच्चों, एक आपका चरकुला नृत्य बड़ा फेमस है, चरकुला, यूपी का चरकुला, ब्रज क्षेत्र में होता है चरकुला। और भी कई सारे हैं। ठीक है ना, कजरी एक प्रकार के गीत हैं। केरल में आप जानते हैं, केरल में बच्चों कथक, वैसे यूपी का है, यूपी का कथक है, आप जानते हैं, कथक शास्त्रीय नृत्य है, यूपी का कथक शास्त्रीय। प्यारे बच्चों, केरल के कौन से हैं? कथक कली है, मोहिनी अट्टम है, शास्त्रीय है दोनों। तो आप जानते हैं कथक कली, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम दोनों हैं ये शास्त्रीय नृत्य। तमिलनाडु का कौन सा है बेटा जी? तमिलनाडु का भारतनाट्यम है। शास्त्रीय नृत्य में बात करूं तो भारतनाट्यम, भारतनाट्यम। और प्यारे बच्चों, ये जो है मुंडारी, मुंडारी झारखंड का है। बेसिकली यहां पर फसल कटाई के समय, फसल कटाई के समय, फसल कटाई के समय एक जनजाति है यहां की, मुंडा जनजाति, मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। तो मुंडा जनजाति करती है प्यारे बच्चों फसल कटाई के समय क्या? यानी कि झारखंड का आपका मुंडारी नृत्य, मुंडा जनजाति, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बात करें, 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2026 के एशियन खेल 20वें एशियन खेल हैं। तो जो 2026 में एशियन गेम होंगे वो 20वें होंगे, 20वें एशियाई खेल होंगे। कतर करेगा, जापान करेगा, चीन करेगा, थाईलैंड करेगा, कौन करेगा बेटा जी? बहुत बढ़िया। हाँ, मिनी मॉक टेस्ट भी चालू करवाएंगे पेपर से पहले आपके, बताएं। आर्टिकल में प्रॉब्लम है तो आर्टिकल की एक मैं क्लास ले आऊंगा, इंपोर्टेंट आर्टिकल की आपकी, छोटी छोटी, मैंने बहुत जल्दी मैंने आपसे बोला था, तो एक डेट रखे लेते हैं, 1 तारीख रख लेते हैं। 1 तारीख से मैं आपको डेली शॉर्ट वीडियो दूंगा, छोटी छोटी वीडियोस। बताएं प्यारे बच्चे सही जवाब क्या होगा? एक बार सभी का जवाब आना चाहिए। कह रहा है आपसे एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा शहर? जापान देश करने वाला है 2026 में। ठीक है ना। और प्यारे बच्चों आप जानते हैं पहली बार 1951 में एशियाई खेल जो हैं फर्स्ट टाइम दिल्ली में आयोजित हुए थे, दिल्ली में पहली बार, दिल्ली में। ठीक है ना भाई। फिर इसके बाद 1982 में भी दिल्ली में आयोजित हुए हैं एशियाई खेल, दिल्ली में। ये 9वें एशियाई खेल था, 9वें नंबर के, 9th नंबर के। ठीक है जी।
प्यारे बच्चों 2022 के एशियाई खेल होंगझाऊ कहां है? चीन के अंदर। होंगझाऊ शहर में हुए थे, आप जानते हैं, होंगझाऊ चीन में। तो 2022 के होंगझाऊ चीन में, 2026 के जापान में, और पहले एशियाई खेल यहां बिल्कुल 1982 का जो शुभंकर था, शुभंकर, वो अप्पू मतलब हाथी था, यह भी प्रश्न पूछा गया है। अगर इसका शुभंकर पूछ ले तो यहां अप्पू याद रखना है, अप्पू बोले तो हाथी। ठीक है जी, चलो बहुत शानदार। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की, जमीन को कैसे कब्जा सकती है इसके बारे में बताया गया है। आगे कह रहा है भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से अधिग्रहित किए गए हैं? तो आप जानते हैं आपातकाल संबंधित प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो बताएं एक बार, सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए बेटा जी। अभी मेरे पास सही सही जवाब नहीं आया है, बताएं। हां जी, जर्मनी से, कनाडा से, कहां से? बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं, यहां आपसे सही जवाब होगा जर्मनी। आपातकाल के बारे में बताया गया है संविधान के भाग 18 में, भाग 18 में। प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आर्टिकल 352 से लेके और 360 तक आपातकाल की चर्चा की गई है। प्यारे बच्चों, 3 प्रकार का आपातकाल होता है। एक होता है आपका जिसे बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। एक होता है स्टेट इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन, जो लगता है 356 के तहत, ये लगता है 352 के तहत, 3 बार लगा है अब तक। और एक होता है फाइनेंस इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, जो अभी तक नहीं लगा है, ये लगता है आर्टिकल 360 के तहत। प्यारे बच्चों, तो हमारे संविधान में जर्मनी के संविधान से प्यारे बच्चों आपातकाल के प्रावधान लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। प्यारे बच्चों, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति, ठीक है जी, साथ के साथ प्यारे बच्चों उपराष्ट्रपति पर और न्यायाधीशों पर लगने वाला इंपीचमेंट, महाभियोग, महाभियोग, ये सभी हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, अमेरिका के संविधान से। कनाडा से हमने फेडरल सिस्टम यानी कि संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था का प्रावधान, फेडरल सिस्टम। कनाडा के संविधान से केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, राज्य में केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। तो केंद्र सरकार किसकी नियुक्ति करती है राज्यों में? राज्यपाल की, राष्ट्रपति द्वारा। तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया है कि एक राज्यपाल होगा जो सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से राज्य में काम करता है। ठीक है ना भाई। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है खराब, अनुकूल का मतलब होता है अच्छा, तो जब महंगाई बढ़ती है तो सबसे ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव बेटा जी किस पर पड़ता है? बताएं, सभी का जवाब आना चाहिए एक बार, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे करेक्ट जवाब क्या होगा। तो मुद्रास्फीति का निम्नलिखित में से यानी कि किस पर सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? प्रतिकूल मतलब खराब। महंगाई क्या होती है? महंगाई को ही मुद्रास्फीति कहते हैं। महंगाई कब बढ़ती है? जब लोगों के पास पैसा बढ़ता है। कहते ना क्यों पैसा पैसा करती हो, पैसा बढ़ेगा तो लोग क्या बढ़ाएंगे? डिमांड बढ़ाएंगे। डिमांड बढ़ाएंगे तो जब भी हमारी डिमांड ज्यादा हो और प्यारे बच्चों सप्लाई कम हो तो देश में चीजों की, वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। उसे ही प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? महंगाई कहते हैं। महंगाई के समय जो लेनदार होता है, जो पैसे उधार लेता है, ये फायदे में रहता है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जब उसने पैसा लिया है, जब पैसे की वैल्यू ज्यादा है, महंगाई में पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, तो ये तो फायदे में रहेगा। देनदार नुकसान में रहेगा। अचल संपत्ति धारक, जो संपत्ति धारक होते हैं उनकी संपत्ति की कीमत बढ़ती है, ये भी फायदा में रहते हैं।
और व्यापार करने वाले लोग, अगर कोई 10 रुपए की चीज ला रहे हैं तो आप 15 की बेचोगे, तो बेटा व्यापारी भी फायदे में रहते हैं। तो नुकसान में कौन रहता है? नुकसान में रहता है देनदार, जो पैसे उधार देता है। साथ के साथ जिनकी इनकम फिक्स होती है, नौकरी करने वाले लोग, वो भी नुकसान में रहते हैं। प्यारे बच्चों, सरकार महंगाई के समय टैक्सेस को, करों को बढ़ा देती है, तो सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, देनदार हमेशा फायदे में रहता है, मतलब फायदे में नहीं, नुकसान में। आगे बात करेंगे बेटा, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक कौन हैं? तो ये प्यारे बच्चों पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान के जो पश्तून एक जनजाति है, पश्तून, वहां पर एक अहिंसक आंदोलन स्टार्ट हुआ था प्यारे बच्चों पश्तून के अंदर। प्यारे बच्चों, ये आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? खुदाई खिदमतगार 1929 में, 1929 में। प्यारे बच्चों, ये जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन है, इसे लाल शर्ट आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। लाल शर्ट आंदोलन, लाल शर्ट आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये प्यारे बच्चों किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? अब्दुल शाह जफर, अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान। तो कौन वो व्यक्ति हैं प्यारे बच्चे? हाँ, प्रतिकूल का मतलब होता है नुकसान, मतलब नुकसान में रहने वाला व्यक्ति। बताएं जल्दी से एक बार। तो बेटा क्या होगा सही जवाब? सही जवाब होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रंटियर गांधी भी इन्हें कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान को। प्यारे बच्चों, खान अब्दुल गफ्फार खान जो हैं, ये पहले विदेशी भी हैं, फर्स्ट विदेशी, पहले विदेशी भी हैं जिन्हें प्यारे बच्चों भारत रत्न दिया गया, भारत सरकार ने भारत रत्न कब दिया था? 1987 में, 1987 में। इसके बाद दूसरे जो विदेशी बने थे वो प्यारे बच्चों नेल्सन मंडेला थे, जिन्हें अफ्रीकन गांधी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला, इन्हें 1990 में भारत रत्न मिला था। तो प्यारे बच्चों, खान अब्दुल गफ्फार खान ने ही खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार का अर्थ होता है सर्वेंट ऑफ गॉड, यानी कि बच्चों भगवान का सेवक, भगवान का सेवक, भगवान का सेवक। ये पेपर में इसका मतलब भी पूछा गया है कि आप बताएं कि खुदाई खिदमतगार का अर्थ क्या है। इसे बोलते हैं सर्वेंट ऑफ गॉड। ठीक है ना भाई? भारत रत्न भी मिला था खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? तो बताएं एक बार, क्या होगा सही जवाब? प्यारे बच्चों, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, आप जानते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपका जवाब आना चाहिए बेटा जी, ऋग्वेद सभी वेदों में सबसे पुराना है। बहुत बढ़िया, नेल्सन मंडेला, दूसरे विदेशी। प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं, ऋग्वेद जो है सबसे पुराना है, इसमें 10 मंडल हैं, 10 मंडल। और प्यारे बच्चों 1028 इसमें सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं इसमें, ऋग्वेद में। सबसे प्राचीन वेद है। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे प्रसिद्ध जो देवता हैं उनका नाम क्या है? उन्हें इंद्र कहा गया है। इंद्र को पुरंदर के नाम से भी जानते हैं, पुरंदर। और इनके लिए 255 सूक्त समर्पित हैं, 255 सूक्त। तो 255 सूक्त किसके लिए हैं? केवल इंद्र के लिए। इसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे महत्वपूर्ण देवता अग्नि को माना गया है, अग्नि। ठीक है ना भाई? किनको माना गया है? अग्नि को माना गया है। और तीसरे महत्वपूर्ण देवता प्यारे बच्चों आपके कौन से माने गए हैं? वरुण माने गए हैं, वरुण। तो सबसे प्रसिद्ध देवता तो इंद्र रहे हैं, इंद्र को पुरंदर पुकारा गया है। 255 सूक्त समर्पित हैं इनके लिए। ठीक है जी। बाकी आप जानते हैं कि ऋग्वेद में से ही आपका गायत्री मंत्र लिया गया है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में दिया गया है? गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र किस मंडल में है? जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बताएं। साथ के साथ एक और चीज जो आपको बहुत महत्वपूर्ण बतानी है प्यारे बच्चों, वो क्या है? आप बताएंगे प्यारे बच्चों कि यानी कि कौन सा मंडल ऐसा है ऋग्वेद का जो सोम देवता को समर्पित है, सोम को समर्पित है। सोम को समर्पित है 9वां मंडल, 9वां मंडल। और गायत्री मंत्र जो लिया गया है बेटा, वो तीसरे मंडल से लिया गया है, तीसरा मंडल गायत्री मंत्र को लिया गया है। ठीक है ना? 7वां होगा पगलुओं,
बताएं जल्दी से, सोम को कौन सा मंडल समर्पित है? तो सोम को बेटा 9वां मंडल। सही जवाब होगा इसका इंद्र। इंद्र जो है इनके लिए सबसे ज्यादा 255 सूक्त लिखे गए हैं। आगे बात करेंगे बेटा, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आप जानते हैं बुकर पुरस्कार जो है आपका साहित्य के क्षेत्र का, साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो कि अंग्रेजी में लिखे गए, अंग्रेजी भाषा में लिखे गए नोबेल के लिए दिया जाता है। ठीक है ना? पहला जो बुकर पुरस्कार दिया गया था, प्राप्त करता थे वो कौन थे? 1971 में, ठीक है ना भाई, 1971 में वीएस नायपाल को मिला था। ये पहले भारतीय थे वीएस नायपाल। वीएस नायपाल को जिस उपन्यास के लिए मिला था उसे बोलते हैं इन आ फ्री स्टेट। इन आ फ्री स्टेट, ये बहुत पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इन आ फ्री स्टेट के लिए। इसके बाद प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं आपसे, 1981 में मिला था फिर आपका, किसे? सलमान रुश्दी को। सलमान रुश्दी को मिला था, लेकिन ये भी पुरुष हैं, ठीक है ना? सलमान रुश्दी, इनको किसके लिए मिला था? मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए। प्यारे बच्चों इसके बाद जो मिला है वो 1997 में मिला है। किसे मिला है? अरुंधति राय। अरुंधति राय, अरुंधति राय पहली भारतीय महिला थी बुकर पुरस्कार जीतने वाली। किसके लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। ठीक है जी भाई, तो सही जवाब तो हो जाता है अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पहली महिला, पहले व्यक्ति पूछे प्यारे बच्चों, वीएस नायपाल हैं भारत के। इसके बाद प्यारे बच्चों मैं बात करूं, किरण देसाई को मिला है 2006 में। किरण देसाई, किरण देसाई को मिला है 2006 में। इनके उपन्यास का नाम जो बच्चा बताएगा 10 रुपए की टॉफी। ठीक है ना भाई? इसके बाद 2006 में मिला है किरण देसाई को। ठीक है जी, तो इन्हें याद रखिएगा, किरण देसाई को भी मिल चुका है 2006 में। वीएस नायपाल को मैंने बता ही दिया है। 2008 में अरविंद अडिग को मिला था, 2008 में, द व्हाइट टाइगर के लिए। अरविंद अडिग, अरविंद अडिग को मिला था द व्हाइट टाइगर, द व्हाइट टाइगर के लिए। इनके उपन्यास का नाम था द व्हाइट टाइगर। और किरण देसाई को किसके लिए मिला है बेटा जी? टॉम्ब ऑफ सैंड। रे पगलू, वो गीतांजलि श्री का है। टॉम्ब ऑफ सैंड, हर चीज यहीं ले आओ। 2006 की बात चल रही है। इन द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, याद रखिएगा, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ठीक है जी, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। बहुत शानदार। तो बताएं एक बार। हाँ जी, उत्कर्ष जी कह रहे हैं जीडी में 55-50 नंबर से ज्यादा नहीं हो पा रहे हैं, क्या करें? बेटा देखो कहां कहां किस किस विषय में कमी चल रही है। ये मॉक टेस्ट जब भी आप लगाते हो, हर संडे को टारगेट विद अंकित एप्लीकेशन पर फ्री मॉक टेस्ट होता है भैया, उसे लगाओ। बेहतर क्वालिटी का एग्जाम ओरिएंटेड होता है बिल्कुल। तो अब आप ये बात ध्यान रखो कि भैया किस सेक्शन में नंबर कम आ रहे हैं, कहां तुम्हारी कमी चल रही है। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ज्यादा बेहतर है। ठीक है जी, आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है भटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है? तो भटियाली इज द फोल्क म्यूजिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कर्नाटका या फिर तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल या फिर केरला? तो केरला का है बेटा सोपानम। संगीत की बात कर रहे हैं, सोपानम। तो सोपानम केरल का एक प्रसिद्ध लोक संगीत है, सोपानम। प्यारे बच्चों कर्नाटक का कौन सा है? तो वर्णम और जावाली। तो वर्णम और जावाली, वर्णम और प्यारे बच्चों जावाली, वर्णम और जावाली कहां का है बेटा जी? ये कर्नाटक के लोक संगीत हैं। विल्लू पट्टू और कुमी पातू, नाम ऐसे ही है, देख लेना, ये कई बार एग्जाम में है। विल्लू पट्टू, विल्लू पट्टू और कुमी पाती, ठीक है ना, नाम ऐसे ही है, विल्लू पट्टू और कुम्मी पाती, कुम्मी पाती। तो विल्लू पट्टू कुम्मी पाती तमिलनाडु के लोक संगीत हैं बेटा जी। और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका भटियाली, भटियाली पश्चिम बंगाल का है।
पश्चिम बंगाल में भटियाली से अलग कई सारे और भी हैं, जैसे कि एक बाउल है, बाउल, जो कि वेरी इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया है प्यारे बच्चों। एक गंभीरा भी इधर होता है, गंभीरा, गंभीरा, तो बाउल हुआ, गंभीरा हुआ प्यारे बच्चों। एक है भवैया, भवैया, तो भवैया भी कहां का है, यहीं का, और यहीं का है बेटा भटियाली। तो भटियाली, तो भटियाली हुआ, लोक संगीत, बाउल्स हुआ, गंभीरा हुआ, भवैया हुआ, ये पश्चिम बंगाल के एसएससी ऐसा ही निकाल कर लाती है। अगर आप एसएससी के पेपर देखोगे, अगर दूसरों से बेहतर करना है तो वो चीजें पढ़नी पड़ेंगी जो एसएससी पूछती है, और वो हम पढ़ाएंगे। तो भटियाली पूछे, बाउल पूछे, गंभीरा या भव्या, ये पश्चिम बंगाल के हैं। सोपानम केरला का, और जो विल्लू पट्टू और कुम्मी पाती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पूछे गए पेपर में। बिल्लू पट्टू, बिल्लू बहू नहीं है बेटा, बिल्लू पट्टू है। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होता है, प्राइवेट सेक्टर का राइट होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मुख्य उद्देश्य आर्थिक अर्जन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। बताएं, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या फिर आपका वैश्विक, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में ऐसा होता है? सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए, जल्दी से बताएंगे सही जवाब क्या होगा। बहुत 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 जबरदस्त बेटा जी। तो बताएं एक बार सभी बच्चे, सही जवाब क्या होगा? तो बेटा किस प्रकार की इकोनॉमी में निजी सेक्टर के राइट्स होते हैं? देखो, अर्थव्यवस्थाएं तीन प्रकार की मैंने आपको बताई हैं। एक तो होती है पूंजीवादी, पूंजीवादी, पूंजीवादी में सब कुछ पर किसका अधिकार होता है? निजी क्षेत्र का, प्राइवेट लोगों का, ठीक है ना। ये एडम स्मिथ के लेजिस्फेयर सिद्धांत पर आधारित है। इनका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। एक होती है आपकी समाजवादी, समाजवादी में किसका अधिकार होता है? सब कुछ किसके कंट्रोल में रहता है? सरकार के कंट्रोल में। इनका उद्देश्य होता है लोगों का कल्याण करना, कल्याण मतलब वेलफेयर, तो लोगों का कल्याण इनका उद्देश्य होता है। और तीसरी वाली होती है प्यारे बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित वाली जो अर्थव्यवस्था होती है प्यारे बच्चे, इसमें मिलकर काम करते हैं निजी क्षेत्र, जैसे भारत की मिश्रित है, और सरकार मिलकर काम करती है, सार्वजनिक क्षेत्र, सरकार, दोनों मिलकर। इनका उद्देश्य दोनों है, निजी क्षेत्र का उद्देश्य है लाभ कमाना और सरकार का उद्देश्य होता है कल्याण करना। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित। रूस की अर्थव्यवस्था कैसी है? समाजवादी। और प्यारे बच्चों अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी। तो पूंजीवादी में सब कुछ प्राइवेट लोग कंट्रोल करते हैं और इनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। आगे बात करें बेटा जी अगले प्रश्न की। यह कह रहा है गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन, जानते हो आप बलबन, चचा बलबन, 1265 से लेके 1286 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? नूर अल दीन, विश्वास का प्रकाश, नूर महल, महल का प्रकाश, जिल इलाही, ईश्वर की छाया, जिल्ले इलाही भी बोल देते हैं जिसे, जहां पनाह, दुनिया का रक्षक। क्या होगा सही जवाब बेटा? बहुत शानदार। तो बताएंगे एक बार, सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए। ओह मेरे जिल्ले इलाही, आप किसी जिल्ले इलाही से कम नहीं हैं, पूरे जिल्ले इलाही हैं। तो प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं बलबन की, गयासुद्दीन बलबन, इसने अपने आप को क्या बताया था? ईश्वर की छाया, क्योंकि भैया मैं तो ईश्वर का ही चेला हूं, जिल्ले इलाही की उपाधि ली थी। गयासुद्दीन बलबन बड़ा खतरनाक व्यक्ति था। इसने जो तुर्कान ए चहलगानी था, तुर्कान ए चहलगानी, उसे समाप्त कर दिया था, समाप्त। ये 40 सरदारों का ग्रुप था, इसे समाप्त करने वाला था। बनाया किसने था इसे? इल्तुतमिश ने। इसने प्यारे बच्चों सिजदा, सिजदा और पेबोस नाम की प्रथाएं चलाई थी। पेबोस, सिजदा और पेबोस, सुल्तान को झुककर सलाम करना, पैर चूमना। इसने नौरोज नाम का एक पारसी त्योहार मनाना स्टार्ट किया था, नौरोज। तो नौरोज फेस्टिवल मनाता था, त्योहार, त्योहार। इसने बेटा एक सैनिकों के लिए एक विभाग की स्थापना की थी, सैनिक विभाग, सैनिक विभाग। उस सैनिक विभाग का नाम बताएं जल्दी से मुझे कमेंट करके, कौन बच्चा बताएगा? कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है ना। तो बलबन द्वारा सैनिकों के लिए स्थापित किए गए विभाग का नाम क्या है? कौन बच्चा जवाब देगा?
तो बताएं बेटा जी एक बार। बहुत शानदार। तो बेटा सही जवाब होगा दीवाने अर्ज नाम का विभाग सैनिकों के लिए बनाया था और ये रक्षा विभाग से संबंधित था। ठीक है ना भाई। हाँ लवी कह रही है आपके क्लास में बोर नहीं होने देती हूं। हाँ ये बात ठीक है बेटा, बोर मत होने दो किसी को लवी, सबका इंटरटेनमेंट चलता रहना चाहिए। पढ़ने थोड़ी आते हो आप 40 मिनट भी अगर ढंग से नहीं पढ़ सकते तो फिर क्या ही पढ़ोगे तुम। तो याद रखिएगा दीवान ए अर्ज। तो दीवान ए अर्ज नाम का सैनिक विभाग भी किसने स्थापित किया था? गयासुद्दीन बलबन ने। ठीक है जी। चलो सबका इंटरटेनमेंट जारी होना चाहिए। आगे बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सी लघु हिमालय की 3 मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में से एक श्रेणी नहीं है। आप जानते हैं हिमालय पर्वत 3 श्रृंखलाओं में बटा हुआ है। हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन है, नवीन वलित पर्वत है। नवीन वलित पर्वत, तो नवीन वलित पर्वत है बेटा आपका हिमालय। इसकी 3 पर्वत श्रृंखला हैं, एक महान हिमालय, एक प्यारे बच्चों आपका लघु हिमालय, एक प्यारे बच्चों आपका शिवालिक। ठीक है जी, शिवालिक। तो ये 3 माउंटेन रेंज हैं इसकी। ठीक है जी। प्यारे बच्चे अगर मैं बात करूं यहां आपसे, जो लघु हिमालय है बीच वाली जो इसकी रेंज है, इसे मध्य हिमालय भी कहते हैं। इसके भी कई सारे अलग अलग पार्ट हैं। जैसे आपने सुना होगा एक है धौलाधर। धौलाधर पर्वत कहां है? हिमाचल प्रदेश में। एक है पीर पंजाल। पीर पंजाल सबसे लंबी श्रेणी है लघु हिमालय की, जम्मू कश्मीर में। एक है प्यारे बच्चों आपका नाग टिब्बा। नाग टिब्बा, नाग टिब्बा और मसूरी। नाग टिब्बा और मसूरी ये कहां है? उत्तराखंड के अंदर। और एक है प्यारे बच्चों इसकी महाभारत पर्वत। महाभारत कहां है? महाभारत श्रेणी नेपाल के अंदर। तो ये लघु हिमालय के ही हिस्से हैं। तो देखो धौलाधर इसका हिस्सा है, नाग टिब्बा इसका हिस्सा है, पीर पंजाल इसका हिस्सा है, जास्कर जो है काराकोरम लद्दाख जास्कर ये ट्रांस हिमालय के हिस्से हैं। किसके हिस्से हैं बेटा जी? ट्रांस हिमालय। तो ये ट्रांस हिमालय के अंदर आता है, ना कि हिमालय के अंदर। बहुत 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 खतरनाक। अगले प्रश्न का जवाब बताएं। इनमें से कौन सी एक गर्म पानी की महासागरीय धारा है? बताएं जल्दी से। ओहो लवी कह रही हैं आपके क्लास में बोर नहीं होती हूं, ये लिखी थी। अरे सॉरी शक्तिमान, ऐसा हो गया हमसे, पढ़ने में मिस्टेक हो गया। ये ब्लेंडर मिस्टेक है हमारी ओर से कि हम आपके मन की बात नहीं पढ़ पाए जो आप गलत लिखे थे। बताएं एक बार जल्दी से कौन सी इसमें से गर्म महासागरीय धारा है? तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं महासागरीय धाराएं गर्म और ठंडी 2 तरीके की होती हैं। प्यारे बच्चों जो भूमध्य रेखा पर इक्वेटर पे पैदा होती हैं, वहां इक्वेटर का तापमान गर्म होता है, तो गर्म धाराएं भूमध्य रेखा पर पैदा होती हैं और ध्रुवों की ओर जाती हैं। ठंडी धाराएं जो कोल्ड स्ट्रीम होती हैं ये ध्रुवों पर पैदा होती हैं, इक्वेटर की ओर आती हैं। ये ठंडी होती हैं, चिल्ड वाली, क्योंकि ध्रुवों पर बर्फ जमी हुई है। तो ठंडी किधर से आएंगी? ध्रुवों की ओर से आएंगी प्यारे बच्चों। ठीक है ना भाई? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। क्यूरोशियो की धारा, बच्चों बेंगुएला की धारा, हम्बोल्ट की धारा, लेब्राडोर की धारा। अब देखो लेब्राडोर की धारा नॉर्थ अटलांटिक ओशन में चलने वाली एक ठंडी धारा है। बेंगुएला की धारा भी प्यारे बच्चों ठंडी है। एक बार मैं तुम्हें धाराएं दिखा देता हूं थोड़ी सी, जिससे कि जीवन में तुम्हारे में शांति बनी रहे। कौन सी धारा किधर जा रही है? देखो यहां पर इस चित्र में जो लाल रंग की धारा दिखाई देंगी वो प्यारे बच्चों आपकी गर्म है, और जो आपको नीले रंग की दिखाई देंगी वो ठंडी है। ये अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर में लेब्राडोर की धारा नीली है, ठंडी है। ग्रीनलैंड की धारा नीली है, ठंडी है। प्यारे बच्चों कैनरी की धारा नीली है, ठंडी है। बेंगुएला की धारा नीली है, ठंडी है। तो प्यारे बच्चों बेंगुएला की धारा हो या लेब्राडोर की धारा हो, ये दोनों अटलांटिक महासागर में चलती हैं। अटलांटिक में, ये भी अटलांटिक में चलती है। और प्यारे बच्चों ये दोनों धाराएं कैसी हैं? ये दोनों की दोनों ठंडी हैं। ठीक है ना, चिल्ड वाली। अब और भी देख लो, यहां देखोगे कैलिफोर्निया की धारा, ये प्रशांत महासागर की ठंडी है। पेरू या हम्बोल्ट की धारा प्रशांत महासागर की ठंडी है। तो हम्बोल्ट की धारा कहां चलती है? प्रशांत महासागर में। इसे पेरू की धारा भी कहते हैं। तो प्रशांत महासागर की, और ये भी ठंडी है, ठंडा मामला। प्यारे बच्चों इधर देखोगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा हिंद महासागर की ठंडी है। बच्चों ये ओयोशियो की धारा प्रशांत महासागर की ठंडी है।
अब गर्म वाली गिनवा दूं तुम्हें, गरम गरम बच्चों, गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की गर्म है। नॉर्वेजियन धारा, या इसे पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई क्या बोलते हैं, इसे नाम निकल रहा है मेरे दिमाग से, बाद में बता देंगे। ब्राजील की धारा अटलांटिक महासागर की गर्म है। प्यारे बच्चों, अलास्का की धारा प्रशांत महासागर की गर्म धारा है। प्यारे बच्चों, एगुलहास की धारा गर्म धारा है। मोजाम्बिक की धारा गर्म धारा है हिंद महासागर की। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा गर्म धारा है। बच्चों, क्यूरोशियो की धारा गर्म धारा है प्रशांत महासागर की। तो बाकी की गर्म है। अब देखो, ये ठंडक वाली हमने पढ़ ली, ये ठंडी है लेब्राडोर, कहां चलती है, अटलांटिक महासागर में। हम्बोल्ट की धारा प्यारे बच्चों प्रशांत महासागर की ठंडी। बेंगुएला की धारा अटलांटिक महासागर की ठंडी। लेकिन क्यूरोशियो की धारा ये प्रशांत महासागर की एक गर्म धारा है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो कितने बालक ऐसे हैं जिनका ये गलत हुआ है, सही सी बताना है तुम्हें, कसम है बेटा, अपनी अपनी मतलब पढ़ाई लिखाई की, और किसी की नहीं, अपनी अपनी के चक्कर में तुम कहीं और ही सोच जाओ। यह प्रश्न है बेटा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के तहत गोपनीयता का अधिकार का उल्लेख किया गया है? राइट टू प्राइवेसी इज मेंशन्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो संविधान का भाग 2, भाग 1 में तो नागरिकता है, भाग में 1 में तो संघराज क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता है बेटा। तो नागरिकता के बारे में बताया गया। भाग 3 में फंडामेंटल राइट है, भाग 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, ठीक है जी। और भाग 4 में आप जानते हैं डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब मुझे बताना है कि गोपनीयता के अधिकार का कौन सा आर्टिकल है, किस आर्टिकल में राइट टू प्राइवेसी को बताया गया है। ये होमवर्क के लिए प्रश्न है, क्लास के बाद के लिए। और बेटा, राइट टू प्राइवेसी संविधान के किस भाग में दिया गया है? ठीक है ना भाई, बताएं क्या होगा सही जवाब? सिम्मी तन्नू यादव, तुम नहीं मानोगी, तुम्हारा इंतजाम करना पड़ेगा। तो बताएं कैसा लगा सेशन, ईमानदारी से बताएं। देखो, ये जो प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं, मैं आसान प्रश्न नहीं है ना कठिन प्रश्न है, यानी कि ये बीच के प्रश्न है, मॉडरेट लेवल के, जैसे एग्जाम में आते हैं। फिर उन्हें हम डिस्कस करते हैं आपके साथ, जिससे कि एग्जाम में भी आप कुछ बेहतर करके आ पाओ। तो बताएं मजा आ रहा है? अगर आप कंटिन्यूटी के साथ इस प्रैक्टिस सेट से जुड़ोगे तो आनंद आएगा। अभी हो सकता है आप 13-14 प्रश्न कर पा रहे हो, 15 कर पा रहे हो अधिकतम, तो इतने ही प्रश्न पेपर में भी होते हैं, आप सभी को नहीं कर सकते, क्योंकि जीके जीएस है ये। हर प्रश्न बेटा अच्छा नहीं कर पाओगे आप इसमें, लेकिन अगर रेगुलर इससे पढ़ोगे तो आप सीखोगे बहुत ज्यादा। तो एकदम ये मान लो कि ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए निंजा साबित होगा अगर आप लगातार इसे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपने भाई की क्लास को कहीं शेयर पेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के पास, जहां भी वो पढ़ाई करते हो, और उन्हें भी सेशन से जोड़िएगा। ठीक है बच्चों, लव यू, टेक केयर, बहुत सारा प्यार सभी के लिए, धन्यवाद, जय हिंद बच्चों, मिलेंगे कल के सेशन में।